हेलो एवरीवन। चलो लेट्स स्टार्ट विद वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन। ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन 15 हमें पूरी तरह से रीड करना है। एज यूजुअल हम लोग पहले रोड मैप के जैसे डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर सबसेक्शन 1 2 3 4 5 एंड सम क्लैरिफिकेशन विद सम अमेंडमेंट्स। ठीक है। चलो, डेफिनेशन में सारी डेफिनेशन तुम पढ़ चुके हो, इसलिए कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। सीधा चलते हैं सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। ठीक है। अब देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेसिकली कौन सा वैल्यू पता है? आपका टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मीनिंग होता है कि हम जो बोलते हैं ना कि जीएसटी 5% है, 18% है, तो वो जीएसटी 5% 18% कौन से वैल्यू पे लगेगा, वो उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। सो टेक्निकली टैक्सेबल वैल्यू पे कौन सा परसेंटेज लगेगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब परसेंटेज कौन सा लगेगा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि भाई इसके ऊपर ये परसेंटेज लगेगा। ठीक है। लेकिन जो टैक्सेबल वैल्यू है, किस वैल्यू पे परसेंटेज लगेगा, ये हमारे लिए मुद्दा है। तो यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो बोलता है कि जो भी तुमने गुड्स खरीदा बेचा जिस वैल्यू पे, वो तुम्हारा ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, तो उसी के ऊपर बात लगा के खत्म करो। लेकिन केस इतना सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना इन्फ्लुएंस्ड होती है बिकॉज ऑफ रिलेशन समथिंग। जैसे कि हमने शेड्यूल 1 में देखा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, या प्रिंसिपल एजेंट हो गया, या ब्रांच ट्रांसफर एटसेट्रा हो गया, या परमानेंटली डिस्पोजल एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हो गया। उस सारे केस में तो वैल्यू चार्ज ही नहीं करते कंसिडरेशन। जस्ट इमेजिन, 0 रुपया होता है फिर भी टैक्सेबल तो था। इसीलिए हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक्सेप्ट कर पाएंगे जहां पे अनरिलेटेड पर्सन के आपस में ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू in case where supplies is between unrelated persons and where price is the sole consideration। मतलब कि तुम्हें पता है कि consideration can be in cash और kind। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम उस पर्टिकुलर एरिया में बात करेंगे जहां पे प्राइस एक सोल कंसिडरेशन है। मतलब प्राइस के अलावा और कुछ पे नहीं करना, लाइक कुछ नाच के नहीं दिखाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तुम्हारे सिलेबस में एप्लीकेबल ही नहीं है, वो सीए फाइनल में आता है। फिलहाल इतना समझो कि आपके सारे केस में प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन एंड सारे केस अनरिलेटेड पर्सन के साथ में। इन द अबव केस वेयर सप्लाई इज बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, देन ट्रांजैक्शन प्राइस का मीनिंग क्या होगा? देन ट्रांजैक्शन प्राइस इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। मतलब कि कैश या क्रेडिट, उधार पे भी क्या होगा तो भी चलेगा। मतलब एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। नोट, पेएबल मींस प्राइस दैट इज अग्रीड टू बी पेड, ऑफ कोर्स। ठीक है। तो एक्चुअली जो पे किया या पे करना है वो तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ इंक्लूजन्स है, कुछ इंक्लूजन्स है। मतलब ये सारी चीजें ऐड की कैटेगरी में आती है। पहला, सारे टैक्सेस ऐड कर दो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यार अभी तो तुमने बोला कि जीएसटी का परसेंटेज इसी वैल्यू पे लगेगा, तो मैं पहले ये वैल्यू निकालते टाइम पहले एडवांस में टैक्स कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो ये बहुत ऑब्वियस है कि सारे टैक्सेस ऐड करो अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस। ऑफ कोर्स वो तो बाद में लगेंगे ना कैलकुलेट होने के बाद। तो इस यहाँ पे कौन से टैक्स की बात हो रही है? बहुत सारे म्युनिसिपल टैक्स एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी टैक्स, या जो भी मतलब ऐसे टैक्स जो सब नए हुए और लोकल एरिया में लगते हैं। तो सारे टैक्सेस और ड्यूटीज और सेसेस और फीस और चार्जेस ऐड कर दो। ठीक है ना? ऑफ कोर्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा, वो सब छोड़ के। फिर बोलता है पेमेंट टू थर्ड पार्टीज। यहाँ पे हम लोग, हमारा एग्जांपल कौन सा था पेमेंट टू थर्ड पार्टी का? आप याद करो अपना एग्जांपल, वो केटरिंग वाला था। ठीक है। और कोक वाला था। हमने बोला था कि कोक का पैसा तू दे देना और मैं तुम्हें बिल में एडजस्ट कर दूंगा। एक तरह से हम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एडवांस में पेमेंट कर रहे थे। करेक्ट है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि इसका लायबिलिटी एक्चुअली सप्लायर का था, लेकिन सप्लायर उस पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल नहीं था, तो उसने रेसिपिएंट को बोला कि एक काम कर, तू इसको पे कर दे, हम बाद में हिसाब में समझ लेंगे। तो बाद में जब हिसाब में समझेंगे ना, तो वो जो एडवांस में पेमेंट कर चुका है रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, वो भी अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। उसके ऊपर जीएसटी लगाना भूलना मत। फिर आता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब और एडिशनल खर्चे, जस्ट लाइक कमीशन, पैकिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे खर्चे होते हैं, कमीशन के खर्चे हो जाएंगे, पैकिंग के खर्चे हो जाएंगे, या फिर कोई भी इंसिडेंटल मतलब कोई भी एडिशनल खर्चे या सेकेंडरी खर्चे।
फिर आता है एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। ये हमने अपन ने बोला था कि बहुत सारे एग्जांपल लिए थे वैसे तो, लेकिन एक बेसिक एग्जांपल अपन ने ये लिया था कि कपड़े स्टिच करने गए थे तुम, और कपड़े को नॉर्मली अगर स्टिच करते तो 1000 रुपीज लेता है वो टेलर, लेकिन तुमने बोला नहीं नहीं मेरे में ना बेल बॉटम थोड़ा ज्यादा चाहिए या पॉकेट ज्यादा चाहिए, तो उसने बोला एडिशनल चार्ज लगेगा ये ज्यादा काम करने का। तो टेक्निकली यहाँ पे जो सप्लायर है ना वो ज्यादा काम आपके बोलने पे कर रहा है, तो वो जो एडिशनल पैसा चार्ज कर रहा है दैट ऑल्सो बिकम्स योर पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट और लेट पेमेंट और फी फॉर डिलेड पेमेंट, याद रखना ये इंटरेस्ट और लेट पेमेंट जीएसटी वाले वेबसाइट जीएसटी वाले एक्ट के नहीं है। इंटरेस्ट लेट फी ये सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, आपने वो बिल में लिखा होगा कि पे विद इन 30 डेज अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी लेविएबल, तो ये वो वाले इंटरेस्ट पेनल्टी या फी की बात कर रहा है। अगर ये कोई भी लेविएबल है तो ये भी तुम्हारे उसमें ऐड हो जाएगा। फिर आता है सब्सिडीज। देखो सब्सिडीज का मतलब होता है बेनिफिट्स, तो बोलता है बेनिफिट्स अगर डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस से और वो सब्सिडी गवर्नमेंट से द्वारा नहीं मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐड कर दो। ऐसे कौन सी सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलती? फॉर एग्जांपल किसी एनजीओ से मिली है, फॉर एग्जांपल किसी ट्रस्ट से मिली है, इन शॉर्ट एक ऐसी कोई भी एंटिटी से मिली है जो गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, अगर उसकी है तो वो ऐड मत करना, अदरवाइज इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज इसके क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि तुम्हें मालूम है सब्सिडी के अंदर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना, सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट वाला ऐड करना है, तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर इट इज ऑलरेडी एडेड और नॉट। तो इंग्लिश में क्लियरली लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट टू नो कि कैसे इंग्लिश को यूज करना है इसमें। ये वाले चैप्टर को पढ़ के कोई मतलब नहीं है, इसके सम्स करने से मतलब है। फिर आता है नोट। टीसीएस अगर इनकम टैक्स वाला है ना तो वो ऐड नहीं होगा। ऑल अदर टैक्सेस जो जीएसटी के अंदर समसम नहीं हुए वो ऐड हो जाएंगे, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स, देखो इधर लिखा भी है। इंसिडेंटल एक्सपेंस के और कुछ एग्जांपल है, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, वेटमेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस। Outward freight and transit insurance becomes part of composite supply, being principal supplies of goods, and it forms part of taxable supply. Of course कि जो भी आउटवर्ड फ्रेट है या ट्रांजिट इंश्योरेंस है, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स खरीदा है और हमारा जो डीलिंग है ना वो कुछ इस तरह है कि डिलीवरी का जुम्मा मेरे पे, तो ये वाला जो आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस है ये भी मेरे वैल्यू सप्लाई में ऐड हो जाएंगे। बट अगर मैंने एक्स फैक्ट्री बेसिस पे गुड्स बेचा है, एक्स फैक्ट्री का मीनिंग मैंने ड्रॉ करके क्या बताया था कि मैं मेरे फैक्ट्री के बाहर गुड्स रख दूंगा, फिर चाहे तू यहां रहता हो, यहां से तू आएगा और गुड्स लेके जाएगा, मेरा लुकआउट नहीं है रास्ते का इंश्योरेंस या फ्रेट, उस केस में आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड नहीं होगा। लेकिन एक्स फैक्ट्री बेसिस नहीं है सेल, देन ये ऐड हो जाएगा। सब्सिडी का क्लैरिफिकेशन वही है जो हमने अभी बातें करके बताया कि सब्सिडी ऐड हो जाएगी of the value or to the value of supplier who receives the subsidy. Only subsidy directly linked to the price and are added to the value of subsidy, and subsidy given by central government, state government not to be added. ठीक है, फिर आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 which is exclusion of exclusion of discounts from value. बेसिकली एक्सक्लूजन क्या है? ठीक है, देखो सबसे बड़ा एक्सक्लूजन है डिस्काउंट, लेकिन ये डिस्काउंट को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप धीरे धीरे इस चार्ट को ट्राई करना समझने की। डिस्काउंट 3 सिचुएशन का होता है, 1 2 3। फर्स्ट सिचुएशन बोलता है बिफोर द सप्लाई, मतलब सप्लाई करने से पहले ही डिस्काउंट दे चुका हूं। फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे थे, वहां पे लिखा था 20% ऑफ, 20% डिस्काउंट, तो ये बिफोर सप्लाई है ना, आपने तो सप्लाई मतलब उसने सप्लाई की भी नहीं, आपने डिमांड भी नहीं की, वो तो रास्ते में चलते हुए दिख रहा, उसके सामने से बता रहे 20% ऑफ। अब एक बात बताओ, जब भी तुम ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में उससे गुड्स खरीदोगे तो वो वाला जो डिस्काउंट था वो अपने इनवॉइस में दिखाएगा। कभी भी देखना, अमेजोन पे ही देख लो, 4000 की चीज 2000 में मिलेगी तो ऐसा कट करके दिखता है, 4000 कट 2000, बिल में भी आता है कि यू सेव्ड 2000, दैट 2000 बिलोंग्स टू डिस्काउंट। तो ये बोलता है कि वो डिस्काउंट अगर इनवॉइस में दिखाया है, अगर दिखाया है तो डिस्काउंट डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिखाया है तो फिर उसको डिडक्ट मत करना, ये नहीं बोला ऐड हो जाएगा, वो तो इंग्लिश है ना कि आपको वैल्यू एडेड वाला दिया है तो इग्नोर करना है, वैल्यू एडेड वाला नहीं दिया है, डिडक्ट कर के दिया है तो ऐड बैक करना है।
तो वो इंग्लिश से खेलना पड़ेगा आपको डिस्काउंट और सब्सिडी में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो इजी था बिफोर सप्लाई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई मान लो 20% ऑफ नहीं लिखा है, आप गए आपने बार्गेन किया और बार्गेन में वो मान लिया कह रहे यार कैसे हो, चलो ठीक है आपके लिए 15% ऑफ। अब ध्यान से सुनो, टेक्निकली एट द टाइम ऑफ सप्लाई भी बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई ही हुआ ना, बिफोर और एट दोनों सेम हुआ, इसीलिए इसका भी लॉजिक सेम है कि ये इनवॉइस में दिखेगा, अगर यस तो डिडक्ट कर देना डिस्काउंट को, अगर नो तो फिर ये डिडक्ट नहीं होगा। अब इंपॉर्टेंट है आफ्टर द सप्लाई। आफ्टर द सप्लाई ये कौन सा डिस्काउंट है? तो आफ्टर द सप्लाई के दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है जो अग्रीड होता है पहले से, और एक होता है जो नॉट अग्रीड होता है, मतलब ये नोन होता है और ये नॉट नोन होता है। अब समझने की कोशिश करो, आफ्टर द सप्लाई का डिस्काउंट अगर तुम्हें पता है, मतलब कैम्ब्रिज का मैंने एग्जांपल दिया था, कैम्ब्रिज करके एक फॉर्मल शर्ट्स पैंट का शॉप है, वहां जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 5000 की शॉपिंग पे ट्रॉली बैग मिलता है, 10,000 की शॉपिंग पे बड़ा ट्रॉली बैग मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अज्यूम करो ट्रॉली बैग नहीं मिल रहा है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है 10%, 15%, 50% ऑफ। तो जरा सोचने वाली बात यह है कि जब पहली बार आप गए और 2000 की शॉपिंग की, तब आपने कोई भी डिस्काउंट अर्न किया क्या? नो। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे आप एलिजिबल नहीं थे। बट आपको ये पता था, क्योंकि आपका एक कार्ड मेंबरशिप कार्ड बना था, आपको पता था कि जैसे ही इस साल में मेरा और 3000 का शॉपिंग कर लूंगा तो मेरा 5000 के ऊपर शॉपिंग चला जाएगा और मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। इस डिस्काउंट को बोलते हैं आफ्टर द सप्लाई, विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ऐसा केस है तो देखो, अगर अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड वो इनवॉइस से लिंक किया जा सकता है, आपको पता है 2000-3000 के दो इनवॉइस है, इसके लिए इसको डिस्काउंट मिला, एंड प्रोपोर्शनेट आईटीसी को रिवर्स करना पड़ा बाय रेसिपिएंट। ये मैं आईटीसी चैप्टर में बताऊंगा कि क्यों रिवर्स करना पड़ेगा, और रफली अभी बता देता हूं कि जैसे ही आपने सप्लाई किया होगा एज अ सेलर, तो आपने GSTR1 भरा होगा और मेरे आईटीसी में दिखा होगा, करेक्ट है। फिर आपने 3000 का मैंने सप्लाई किया, तो आपने सप्लाई किया तो 3000 का भी आपने दिखाया होगा, वो भी मेरा आईटीसी में दिखा होगा और मैंने आईटीसी ले चुका रहूंगा 5000 पे, लेकिन बाद में तो डिस्काउंट मिल गया ना, तो उतना डिस्काउंट वाला पोर्शन वैल्यू सप्लाई को कम कर देता है, तो मेरे भी आईटीसी को कम कर देगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि आईटीसी को भी कम हो जाना चाहिए प्रोपोर्शनेटली। अगर ये सारी कंडीशन यस है तो फिर डिडक्ट कर दो डिस्काउंट, अगर ये सारी कंडीशन नो है तो फिर डिडक्ट मत करना, सिंपल। तो ये वाला केस तो डिस्कस ही नहीं हुआ, तो ये बहुत ऑब्वियस केस है। ये नो वाला ही तो केस हुआ, ऐसा अग्रीमेंट जो नॉट नोन था, आपको पहले से नहीं पता था। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, कोचिंग क्लास का बोला था। एक कोचिंग क्लास होती है जो बोलती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही कि तुम्हारा अगर टॉप 3 में नंबर आया तो हम तुम्हें 10,000 का एक वाउचर देंगे या 10,000 का एक स्कॉलरशिप देंगे, वो डिस्काउंट ही हुआ, करेक्ट। वो नोन है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बट कभी कभी क्या होता है पता है, ऐसा मैंने कोई कमिट नहीं किया पर ऑल ऑफ सडन आपका फर्स्ट रैंक आ गया और समहाउ या फिर आपने बहुत अटेम्प्ट के बाद मेरे क्लास में आया और आप क्लियर हो गए, ठीक है, जस्ट पास, लेकिन बहुत अटेम्प्ट के बाद मेरे क्लास में आने के बाद क्लियर हो गए, तो मैं ना खुशी से आपको 50% फीस आपको घर पे देने आया, ठीक है, मैं नंगे पाँव चल के आपके घर पे फीस 50% फीस देने आया या 100% फीस देने आया। ये डिस्काउंट क्या आपको पहले से पता था? नहीं। क्या मुझे पता था? नहीं। मुद्दा ये कि क्या ये डिस्काउंट मैं दे सकता हूँ? तो देखो, कोई भी एक्ट तुम्हें कुछ करने से नहीं रोक रहा है, बस बात ये कि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई तो कम हो जाएगी पर इसके वजह से जीएसटी कम नहीं होगा। गवर्नमेंट बोलता हमें जीएसटी चाहिए, तू कर, तू डिस्काउंट दे, तेरे को जो करना है कर, पर जीएसटी कम नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि ये डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्लस आप इनवॉइस में भी नहीं दिखा पाओगे टेक्निकली, तो आप ये डिस्काउंट दोगे कैसे? क्रेडिट नोट वगैरह देके, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अलावेबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्काउंट, ये आफ्टर द सप्लाई पढ़ा ना, उसी का थोड़ा एग्जैजरेशन है कि आगे और क्या क्या चीज है। पहला, स्टैगर्ड डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा सेव करोगे, वही कैम्ब्रिज जैसा। एक बात बताओ, क्या ये डिस्काउंट तुम्हें पहले से पता था? आंसर इज यस, तो ये डिस्काउंट एक्सक्लूड कर देना एट द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा, पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट, ये सेम है कि इतना वॉल्यूम वाइज डिस्काउंट है, जैसे 10,000 पे 1%, लेकिन 15,000 पे 2%।
तो अगेन वही बात होती है कि क्या इसका टर्म्स एंड एग्रीमेंट एट द टाइम या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई अवेलेबल था, क्या इसको मैं लिंक किया जा सकता है, ठीक है, ओरिजिनल इनवॉइस से। और दूसरा क्या था कि ये वाला डिस्काउंट क्या अपना आईटीसी रिवर्स हुआ है कि नहीं प्रोपोर्शनेटली, देन अकॉर्डिंगली ये आप डिस्काउंट दे सकते हो थ्रू क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम करने के लिए काम आता है और डिस्काउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई को कम ही करता है। एंड तो फिर उस केस में ये डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है, प्रोवाइडेड 15(3) की रिवर्सल ऑफ आईटीसी की कंडीशन मैच हो गई हो। ये आता है सेकेंडरी डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिस्काउंट वो है जो नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई था, जो अभी मैंने डिस्कस किया कोचिंग क्लास का। उस पर्टिकुलर केस में ये एक्सक्लूड नहीं होगा, आप डिस्काउंट दे सकते हो क्रेडिट नोट के थ्रू, बट उस क्रेडिट नोट में डू नॉट इंक्लूड जीएसटी, जीएसटी के बिना क्रेडिट नोट देना, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 15(4)(5) वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड नोटिफाइड। देखो ऐसी केसेस जहां पे वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो थ्रू अबाउ रूल्स, तो उस केस में हमारे पास वैल्यूएशन रूल्स है जो कि आपके सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे। अब आता है कुछ क्लैरिफिकेशन। नो क्लेम बोनस अपने वैल्यू सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ा था। नो क्लेम बोनस परमिसेबल एज अ डिस्काउंट एज अ डिडक्शन अंडर 15(3)(a फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड। तो नो क्लेम बोनस वही है कि क्लेम नहीं करने की फीस, मतलब टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट के अंदर ये टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर टैक्सेबल नहीं, आई मीन टू से ये एक सप्लाई मानी जाती है, ठीक है। तो जो भी नो क्लेम बोनस के ऊपर ये वही बोलना चाह रहे हैं कि आपका डिडक्शन परमिसेबल है, आपकी वैल्यू सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर वैल्यू सप्लाई नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर, ये तो वो रिपीट हो रहा है। नो क्लेम बोनस इज अ परमिसेबल डिडक्शन, बस इतना याद रखना। अकॉर्डिंगली ये ग्रीन वाला भी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। Where the deduction account invoice is provided in invoice issued by the insurer to the insured, GST shall be leviable on actual insurance premium account payable by the policy holder after deduction of no claim bonus, ठीक है, डिडक्शन हो जाएगा। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट था जो मैंने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ाते टाइम बोला था कि इसको अपन वैल्यू सप्लाई के अंदर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ। टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफिक actionable claim at the time of receipt of payment of such supplies by the supplier. Notification 66/2017 was earlier issued to exempt all registered person from the requirement of payment of tax at the time of receipt of advance in case of supply of goods, provided payment of tax is such at the time of supply. ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। टाइम ऑफ सप्लाई का चार्ट याद रखना। सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट इग्नोर किया गया, इट इज द ओनली केस वहां पे डेट ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर इग्नोर किया गया है, करेक्ट। तो ये वो हमें वही बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि कुछ स्पेसिफाइड एक्सटेंडेबल क्लेम है, वहां पे डेट ऑफ पेमेंट नहीं होगा इग्नोर, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023। Said notification has been amended to exclude registered person making supply of specified actionable claim from the said exemption, so that in case of specified actionable claim the tax can be paid at the time of receipt of payment। मतलब कुछ specified actionable claim पे टैक्स पे करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इट इज द ओनली एक्सेप्शन। और स्पेसिफाइड इज एक्शनेबल क्लेम कौन से आपको पता है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस और मोबाइल गेमिंग, ठीक है। ये कसिनो, हॉर्स रेस, मोबाइल गेमिंग न्यूली एडेड है, बाकी लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग तो पहले से था 2017 से, ठीक है। इस तरह से अपना ये रिवीजन खत्म होता है। नेक्स्ट रिवीजन अपना आईटीसी का होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।